Assalamualaikum viewers, and the topic of our today's lecture is order 35, that is interpleaders. अब ये और इस ऑर्डर को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम जो है इंटरप्लीडर टर्म का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है आपको जो है इंटरप्लीडर को जो है डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन इसको जो है सीपीसी के सेक्शन 88 में अलग से जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो पहले जो है हम सेक्शन इसका पढ़ते हैं, दैट इज़ 88, और इसकी हेडिंग है वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। किस कंडीशन में जो है इंटरप्लीडर सूट जो इंस्टीट्यूट होता है। सो वेयर टू और मोर पर्सन, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग क्लेम एडवर्सली टू वन एंड अदर टू सेम डेप्ट, जो किसी सेम डेप्ट यानी कोई कर्जा है, सम ऑफ अमाउंट कोई अमाउंट है, और कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। सो मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो एक जगह से आप दूसरी जगह जो है लेकर जा सकते हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी मूव कर सकती है, जैसे कार है, ये ज्वेलरी है, ठीक है। और इमूवेबल कौन सी प्रॉपर्टी, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, जैसे कि प्लॉट है किसी ज़मीन का, ठीक है, प्लॉट हो गया, या फिर घर है, कोई दुकान है। फ्रॉम एन अदर पर्सन, अब क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग जो है किसी एक ही प्रॉपर्टी को तीसरे बंदे से क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरप्लीडर कौन हुए, इंटरप्लीडर वो दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं उनको यहाँ पे इंटरप्लीडर कहा गया है, ठीक है। यानी कि जब वो केस दाखिल होगा थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में, तो ये जो थर्ड पर्सन है वो तो हो गया डिफेंडेंट। अब ये जो दो लोग हैं, जो दो से ज़्यादा लोग हैं, जो एक ही प्रॉपर्टी को उस डिफेंडेंट से क्लेम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इंटरप्लीडर कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं और आप, हम दोनों जो है किसी दुकान को जो है थर्ड पर्सन, उसका नाम है ए, उसको जाके हम, आप भी गए, ठीक है, और मैं भी जाती हूँ, मैं बोलती हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, और आप भी उसको कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसकी जो है दुकान की आप मेरे हवाले कर दें। तो अब यहाँ पे डिफेंडेंट को क्या बिहेव होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, डिफेंडेंट का क्या बिहेव होगा यहाँ पे, कि वो आपको और मुझे ये कहेगा कि मुझे बस आप इतना क्लियर करके दें कि आप दोनों में से रियल ओनर जो है इस दुकान का कौन है। अदरवाइज़ मुझे और कोई आप दोनों से झगड़ा नहीं है, कोई मेरा मसला नहीं है, मुझे बस मैं कि उसी को ही हैंड ओवर करूँगा जो इस दुकान का जो है रियल ओनर है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है, अब ये जो डिफेंडेंट होगा इस केस में, जो यानी कि थर्ड पर्सन है, वो अगर उस दुकान को चला रहा है तो डेफिनेटली उसका या तो कोई हमने उसको सैलरी पे दिया होगा, ठीक है, किसी पार्टी ने किराए पे दिया होगा, तो वो जो है वो कॉस्ट जो है उसको क्लेम करेगा। लेकिन अब उसको करनी किससे है, उसको अब ये तो नहीं पता कि ये जो फर्स्ट वाला बंदा मेरे पास आया है कि ये कि मुझे दे दो, वो है या फिर वो सेकंड वाला। तो ये डिफेंडेंट के कहने पे जो दो लोग आए हैं इसके पास, पहले वो जाके जो है एक दूसरे के खिलाफ केस करेंगे कोर्ट में, और जो फिर कोर्ट से जो है डिक्लेयर करवाएंगे कि उनमें से रियल ओनर कौन है। तो अब दोबारा हम इसको पढ़ते हैं। फ्रॉम एन अदर पर्सन, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया, हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट, जो थर्ड पर्सन है उसका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, देयर इन अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट, सिवाय उसको अपने वो कॉस्ट और चार्जेस जो उसके अपने लगते हैं, या तो वो वहाँ पे जो है किसी जॉब के हवाले से वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, या किसी पे वजह से कोई भी कॉस्ट है, या फिर उसने कुछ उस प्रॉपर्टी में कोई पैसा लगाया है। एंड हु इज़ रेडी टू पे और डिलीवर, और वो खुद क्या है, रेडी है उसको जो है डिलीवर करने के लिए, उसको रियल जो है ऑनर है उसको, इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, ठीक है। सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू द पर्सन टू होम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड। तो अब यहाँ पे क्या है, वो जो दो लोग हैं, ये दो से ज़्यादा लोग हैं, वो जाके केस पहले दाखिल करेंगे, ठीक है, इंटरप्लीडर सूट जाके दाखिल करेंगे, और जो है फिर वहाँ पे जो रियल ऑनर जो भी डिक्लेयर होगा वो जाके फिर इस थर्ड पर्सन से अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। So provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, अब कोई ऐसा केस है जो ऑलरेडी जो है पेंडिंग में है, ठीक है, जहाँ पे विच द राइट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी कैन प्रॉपरली, जहाँ पे जो है राइट से प्रॉपरली डिसाइड हो सकते हैं, नो सच सूट ऑफ इंटरप्लीडर शुड बी इंस्टीट्यूटेड। तो फिर वहाँ पे एक अलग से जो है इंटरप्लीडर सूट जो है जाके नहीं दाखिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जो मैं और आप, ठीक है, आपने या फिर मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने जो है, हम दोनों इंटरप्लीडर हैं, ठीक है, मैंने जो है जाके सूट ऑलरेडी जो है जो थर्ड पर्सन है उसके खिलाफ जाके दाखिल किया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम दोनों को अलग से जो है सूट एक अलग हम नहीं लेकर जाएंगे, फिर हम उसी सूट में जो है एक दूसरे को भी
कोर्ट जो है हम दोनों का भी सुनेगी, ठीक है, हम दोनों में से पहले जो है रियल ओनर डिक्लेयर करेगी एंड देन फिर उसी केस में ही जो है डिफेंडेंट से जो है हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नाउ कम टू इट्स ऑर्डर 35। अब इसके रूल 1 की तरफ चलते हैं। प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट, यहाँ पे क्या है, प्लेंट ऑब्वियसली प्लेंटिफ लेके जाता है तो वो किस तरह के होने चाहिए। इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीडर, जो भी सूट आता है इंटरप्लीडर का, द प्लेंट शल इन एडिशन टू अदर स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर प्लेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स रिक्वायर हैं, ठीक है, उनके साथ साथ क्या स्टेट करेगा, ए, यानी कि देखें, एक तो हमने स्पेशल केस पढ़ा है जो डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी केसेस से, दूसरा ये जो इंटरप्लीडर जो सूट्स होते हैं ये भी थोड़े जो है इसमें कुछ ना कुछ एक जो पॉइंट्स है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सूट्स, तो वो ये हैं। क्लॉज ए क्या कहता है, दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन फॉर द चार्जेस। अगर सूट जो है इंस्टीट्यूट किया है उस थर्ड पर्सन है एज अ प्लेंटिफ, ठीक है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय उसको अपनी कॉस्ट के, ठीक है, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उसका जो है कोल्यूजन नहीं है अदर पार्टी से। लेकिन अगर वहीं पर ही अगर यही प्लेंटिफ अगर कहीं पे डिफेंडेंट है, ठीक है, और जो इंटरप्लीडर्स ने सूट इसके खिलाफ, वो खुद इंटरप्लीडर अगर किसी सूट में प्लेंटिफ है तो डेफिनेटली अदर पार्टी जो थर्ड पर्सन है वो वहाँ पे डिफेंडेंट होगा, तो डिफेंडेंट का भी यहाँ पे वहाँ पर भी सेम ही कंडीशन होगी कि उसको जो है कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए सिवाय अपनी कॉस्ट के। क्लोज बी क्या कहता है, द क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली, ठीक है। अब ये जो क्लेम्स हैं वो डिफेंडेंट जो लेके आएंगे वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, दोनों डिफेंडेंट का आपस में कोलिजन है, ठीक है, तो ये जो क्लेम्स आएंगे दोनों अलग अलग अपने तरफ से जो है फाइल करेंगे। नंबर सी, दैट देयर इज़ नो कोलिजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट, तो इंटरप्लीडर सूट में जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई कोलिजन नहीं होता। डिफेंडेंट अगर थर्ड पर्सन डिफेंडेंट है तो वो सिर्फ अपनी कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट जो है अपनी कॉस्ट में होगा और उसका इंटरेस्ट सिर्फ ये होगा कि मैं रियल ओनर को जो है प्रॉपर्टी हैंड ओवर करूँ। अगर वहीं पे वही थर्ड पर्सन प्लेंटिफ है तो तब भी उसकी सेम कंडीशन होगी। सो रूल 2, पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट। अब जो है पेमेंट कैसे होगी, जो जिस चीज़ पे जो है डिस्प्यूट है, जिस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है उसकी जो है पेमेंट कैसे होनी है कोर्ट में। वेयर द थिंग क्लेम्ड इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग पेड इनटू कोर्ट और प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, जहाँ पे जिस चीज़ पे इंटरप्लीडर्स का और जो है थर्ड पर्सन का डिस्प्यूट है, अगर उस प्रॉपर्टी की जो है अमाउंट कोर्ट में पे की जा सकती है या फिर वो प्रॉपर्टी अगर हैंड ओवर करने कंडीशन में है तो वो जो है जो थर्ड पर्सन है वो कोर्ट को जो हैंड ओवर कर देगा। द प्लेंटिफ में बी रिक्वायर्ड टू सो पे और प्लेस इट बिफोर ही कैन बी इंटाइटल टू एनी ऑर्डर इन द सूट। इससे पहले कि सूट में कोई ऑर्डर आए तो उसको जो है ऑर्डर किया जाएगा थर्ड पर्सन को कि वो आए और अपनी प्रॉपर जो भी उसके हाथ में प्रॉपर्टी है तो वो जाके कोर्ट को दे। रूल 3, प्रोसीजर वे डिफेंडेंट इज स्यूइंग प्लेंटिफ। अब यहाँ पे क्या है, वो प्रोसीजर है जहाँ पे डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ होके जो है स्यू कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरप्लीडर वाली जो कंडीशन आती है उसमें दो केसेस एक टाइम पे जो है क्या होते हैं, पेंडिंग में होते हैं। एक तरफ इंटरप्लीडर एक दूसरे के खिलाफ ही कोई सूट जो है चला रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जो थर्ड पर्सन है वो खुद जो है या तो सूट लेके जाता है, ठीक है, एज अ प्लेंटिफ, या फिर अगर किसी इंटरप्लीडर ने उसके खिलाफ कर दिया तो वो वहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, डिफेंडेंट। अब यहाँ पे हम कौन सी सिचुएशन पढ़ रहे हैं रूल 3 में, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। यहाँ पे यानी कि जो डिफेंडेंट यहाँ पे किसको कहा है, इंटरप्लीडर वाले बंदों को, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, उनमें से अगर कोई डिफेंडेंट इज सुइंग एज प्लेंटिफ, ठीक है, अगर वो प्लेंटिफ होके जाके खुद उसने कोई सूट दाखिल किया है, ठीक है, डिफेंडेंट के खिलाफ या फिर दूसरे इंटरप्लीडर के खिलाफ, तो क्या होगा, वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स इज एन इंटरप्लीडर सूट इज एक्चुअली सुइंग द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट। जहाँ पे जो है इंटरप्लीडर से खुद प्लेंटिफ होके जो है सूट जो है दाखिल कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर पे, द कोर्ट इन विच द सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज पेंडिंग, तो जिस कोर्ट में जो है प्लेंटिफ के खिलाफ यानी कि थर्ड पर्सन के खिलाफ जो है सूट पेंडिंग में ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द कोर्ट इन विच द इंटरप्लीडर सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड, तो जहाँ पे थर्ड पर्सन ने सूट इंस्टीट्यूट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, अब उसी के खिलाफ एक दूसरी कोर्ट में जो है केस आया है जहाँ पे वो डिफेंडेंट है, स्टे द प्रोसीडिंग इज अगेंस्ट हिम,
तो यहाँ पे जो है, जो हाँ इंटरप्लीडर्स ने जो है सूट दाखिल किया है थर्ड पर्सन के खिलाफ, तो वो कोर्ट जो है स्टे कर देगी प्रोसीडिंग्स को और कहेगी कि दूसरी कोर्ट में जो ऑलरेडी थर्ड पर्सन ने सूट जो दाखिल किया हुआ है उसको चलाने देना चाहिए अगेंस्ट हिम, and is cost in the suit, so state may be provided for such suit, but if and insofar they are not provided for in their suit, they may be added to his cost incurred in the interpreted suit. तो फिर जो भी कॉस्ट होगी किसी भी पार्टी की, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन को यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसकी भी फिर कॉस्ट होगी फिर वो उसी केस में जो है उसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। अब हम आते हैं रूल 4 की तरफ, प्रोसीजर एट फर्स्ट हेयरिंग। अब फर्स्ट हेयरिंग का जो है प्रोसीजर क्या है केस का, ठीक है। नंबर 1 सब रूल 1, एट द फर्स्ट हेयरिंग द कोर्ट में, अब जब जो केस की जैसे फर्स्ट हेयरिंग होती है तो कोर्ट कैसे क्या करेगी, क्लॉज ए, डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज टू द डिफेंडेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग क्लेम्ड, अवार्ड हिम हिज कॉस्ट एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट। अब ये जो इंटरप्लीडर जो केस आता है, जो हमने रूल 1 में पढ़ा, वहाँ पे प्लेंटिफ कौन है, थर्ड पर्सन है, जिसके हाथ कंट्रोल में जो है प्रॉपर्टी है, या तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे उसकी कॉस्ट अवार्ड करके उसको, ठीक है, कहेगी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बाकी जो 2 लोग बचे हैं, 2 से ज़्यादा जो इंटरप्लीडर्स बचे हैं उनके बीच में केस चलेगा, ठीक है। या फिर क्लोज बी क्या कहता है, if it thinks that just or convenience to require retain all parties until the final disposal of the suit, या तो अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ है थर्ड पर्सन उसको अभी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, तो फिर तीनों पार्टीज़ को तब तक ही साथ में केस में लेके चलेगी जब तक सूट जो है डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। अब हम इसका पढ़ेंगे सब रूल 2, वेयर द कोर्ट फाइंड्स दैट द एडमिशन ऑफ द पार्टीज और अदर एविडेंस इनेबल इट टू डू सो इट में एडजुडिकेट द टाइटल टू द थिंग क्लेम्ड। अगर कोर्ट को लगता है कि अब दोनों ही पार्टीज़ राजी हैं और एविडेंस भी आ चुके हैं कि अब फैसला जो सुना देना चाहिए, तो कोर्ट जो है वो उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देगी। लेकिन इसका सब रूल 3 क्या कहता है, वेयर द एडमिशन ऑफ द पार्टीज डू नॉट इनेबल द कोर्ट, जहाँ पे अभी पार्टीज राजी नहीं हो रही हैं, किसी डिसीजन पे अभी तक नहीं पहुँची है, तो अगर वो कोर्ट को अभी ये इजाज़त उस पॉइंट पे नहीं पहुँचा है कि कोर्ट जो है अपना जो है फैसला सुनाए, एंड करके इसको डिस्पोज करे, सो टू एडजुडिकेट इट में डायरेक्ट, तो क्या करेगी अब कोर्ट, क्लॉज ए, दैट एन इशू और इश्यूज बिटवीन द पार्टीज बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड। तो अब क्या करना चाहिए कि जैसे एक प्रॉपर ऑर्डिनरी केस चलता है तो अब इश्यूज़ को कोर्ट फ्रेम करे और उसकी जो है केस स्टार्ट कर दे, उसकी जो हेयरिंग्स होती है फर्स्ट हो सेकंड हो या फिर एविडेंस कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। नंबर बी, दैट एनी क्लेमेंट बी मेड अ प्लेंटिफ इन ल्यू और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ, या फिर अगर ऐसी कंडीशन आती है कि ये जो थर्ड पर्सन है उसको साइड पे करके जो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन ये है कि अभी डिफेंडेंट जो हमारा होता है ना, यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होता है, सॉरी प्लेंटिफ, ठीक है, उसकी तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमारा काम ही यही होता है यहाँ पे कोर्ट का कि प्रॉपर्टी बिलोंग किसको करती है, किस इंटरप्लीडर को, हमें ये डिसाइड करना होता है इंटरप्लीडर केस में। तो क्या करेगी अब वहाँ पे, तो वो दोनों डिफेंडेंट कहला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगी, जो थर्ड पर्सन है उसको साइड पे करेगी और दोनों इंटरप्लीडर में से एक को डिफेंडेंट करेगी और एक को प्लेंटिफ करके फिर सूट को जो है चलाएगी, एंड शेल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर, और जिस तरह एक सूट जो है एक ऑर्डिनरी मैनर में चलता है उसको उसी तरह ही लेके चलेगी। रूल 5 ऑफ ऑर्डर 35, एजेंट्स इन टेनेंट में नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब दूसरा बंद, मैं यहाँ पे इंटरप्लीडर हूँ एक केस में, इंटरप्लीडर केस में मैं एक इंटरप्लीडर हूँ, ठीक है, अब मैंने अपने किसी दूसरे बंदे जिसको मैंने अपना घर किराए पे दिया हुआ था, एक घर है, ठीक है, तो मैं उसको बोल दूँगी जाओ जाके तुम जो है मेरा सूट चलाओ, मैं बिज़ी हूँ, ये किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे रूल 5 कहता है कि इस चीज़ का अलो नहीं है। जो इंटरप्लीडर रियल इंटरप्लीडर है वही अपीयर होंगे और जो थर्ड पर्सन है वही अपीयर हो सकता है, कोई एजेंट या टेनेंट केस को जो है नहीं चला सकता। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम टू इनेबल एजेंट्स, इस ऑर्डर में, ठीक है, किसी भी एजेंट को इनेबल नहीं किया जाता टू स्यू देयर पार्टी प्रिंसिपल्स, के अपने जो है प्रिंसिपल यानी कि जो रियल इंटरप्लीडर्स हैं या रियल डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है उनकी जगह पे आके टू टेनेंट टू स्यू देयर लैंडलॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड विद एनी पर्सन अदर देन पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल्स और लैंडलॉर्ड्स। तो तीसरे बंदे को आप जो है यहाँ पे सिंपली नहीं भेज सकते।
यहाँ पे इलिस्ट्रेशन भी दी गई है, एक पढ़ लेते हैं। ए डिपॉजिट्स अ बॉक्स ऑफ ज्यूल्स विद बी एज इज एजेंट। ए ने जो है क्या किया है, बी को जो है डिपॉजिट किया हुआ है अपना जो है कोई ज्वेलरी का जो है बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे सी एलेजेस दैट द ज्यूल्स वर रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए। अब यहाँ पे जो सी है उसने जो है एक इल्ज़ाम लगाया किस पे, ए पे, जिसने अपना ज्वेलरी का जो बॉक्स दिया हुआ है बी को, कि इसने जो है रॉन्गफुली मुझसे लिया हुआ है जबकि असल ओनर मैं हूँ। यहाँ पे सी बोल रहे हैं ए के खिलाफ, ठीक है। एंड क्लेम्स देम फ्रॉम बी। अब यहाँ पे क्या है, सी जो है इसको जो है क्लेम करने जा रहा है किससे, बी से, जो कि एजेंट है ए का। तो बी के नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। तो यहाँ पे बी जो है इंटरफेयर इस केस में नहीं कर सकता, बल्कि ए और सी दोनों को खुद जो है कोर्ट में आना पड़ेगा। अब हम इसका लास्ट जो है रूल पढ़ते हैं। चार्ज फॉर प्लेंटिव्स कॉस्ट, ठीक है, प्लेंटिव की कॉस्ट। Where the suit is properly instituted, the court may provide for the cost of the original plaintiff by giving him a charge on the thing claimed or in some other effectual way. Where the suit is properly instituted, जहाँ पे सूट जो प्रॉपरली इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है। मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज पे जो है पार्टीज जब एग्री नहीं किया होता तो फिर सूट जो प्रॉपर तरीके से चलता है। तो जब वहाँ पे हुआ है तो जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है, ठीक है, उसको जो है फिर उसको उसकी चार्ज जो भी उसकी कॉस्ट है वो उसको दी जाएगी, फिर जिस तरह भी दी जाए, ठीक है। या तो फिर वो जिस तरह क्लेम करता है कि मुझे इस तरह अमाउंट मुझे मिलनी चाहिए वैसे, या फिर जो भी अफेक्चुअल वे है कोई और तरीक़ेकार है वैसे जो है ओरिजिनल प्लेंटिफ को जो है उसकी कॉस्ट दे के केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा।